हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टडी 221 में। सीटेड, यूपीटेड एंड ऑल एग्जाम के लिए हिंदी व्याकरण लेके आई हूं मैं, जो कि आपकी हिंदी जो है सभी परीक्षाओं में उपयोगी है। खासकर यूपीटेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ये मिस नहीं करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों प्यारे बच्चों, हिंदी में उच्चारण स्थानों की संख्या 5 है। जो हिंदी है, उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्चारण स्थान जहां से हम मतलब बोलते हैं, मुंह से उच्चारण करते हैं, वो होते हैं उच्चारण स्थान। तो ये पैर से करते हैं या मूर्धा से करते हैं या दंत से करते हैं या ओष्ठ से करते हैं, वो हम अभी आगे आपको मतलब बताएंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन जो जैसे क्वेश्चन आता है कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, तो संख्या है 5। कितनी संख्या है? 5। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अब बात करते हैं हम अयोगवाह की। अयोगवाह क्या होते हैं? अयोगवाह में आपका आता है अन और आहा। ये पहले आता था आपका स्वर में। स्वर में जब 13 मतलब स्वर होते थे, तब ये अन आहा उसमें जुड़ते थे। फिर क्या हुआ? ये उससे निकल गया। अब क्या है? ये अन और आहा जो है ये अयोगवाह कहलाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि अयोगवाह मतलब इसमें कौन से वर्ण अयोगवाह है, तो आपको बताने हैं अन और आहा। मतलब जैसे का खा लिख दिया, गा, कई ऑप्शंस आते हैं। मैं क्वेश्चन लेके आऊंगी तो और भी समझ में आएगा आप लोग के। तो ये अन और आहा हो गए हमारे अयोगवाह। इसको आप नोट करते जाइए। सॉरी, अयोगवाह कौन सा मतलब है वर्ण, तो आपको बताना होगा, मतलब ये ऑप्शन चॉइस करना होगा। इसीलिए मतलब कि एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते रहिए और अच्छे से और समझिए। ये अयोगवाह होते क्या है? अगर पूछे कि अयोगवाह स्वर में आते हैं या व्यंजन में आते हैं, तो आपको बताना है कि ना तो ये स्वर में आते हैं और ना ही ये व्यंजन में आते हैं। ये मतलब किसी चीज में गिने नहीं जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब इसको जरूरत पड़ती है, किसको? स्वर को, तो ये इनको ले लेता है। और जब व्यंजन को जरूरत पड़ती है तो व्यंजन भी इनको ले लेता है। इसीलिए ये स्वर व्यंजन दोनों में प्रयोग होते हैं और ये किसी चीज में गिने नहीं जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है आ को अनुस्वार, मतलब ये जो सॉरी आ नहीं है, ये अन है। ये जो अन लिखा हुआ है, ये अन जो है इसको अनुस्वार कहते हैं। यहाँ पे अनुस्वार मतलब ये आ अन, जो अन है ये अनुस्वार हो गया, और जो आहा हो गया ये विसर्ग हो गया, वर्ग हो गया आपका। अब इसको क्या अयोगवाह में भी आता है ये, और विसर्ग में भी आता है। ये भी अयोगवाह में आता है और ये जो है अनुस्वार में आता है। इसका ये अनुस्वार कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अनुस्वार हो गया और ये विसर्ग हो गया। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। जिसके मध्य भाग से और पश्चिम भाग से और अग्र भाग से। तो ये जो पश्चिम भाग मतलब पीछे का भाग, मध्य भाग आगे का, और सॉरी मध्य भाग बीच का, और अग्र भाग आगे का। जैसा कि यहाँ हमने टंग बनाई हुई है, मतलब जीभ बनाई भी है, आप लोग देख सकते हैं। क्या होता है? जो जीभ है, अगर क्वेश्चन आता है मतलब सीधा सीधा पूछता है कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। अगर प्रकार पूछता है तब तो आप 3 बता देते हो। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है पश्चिम, मध्य और अग्र, ये भी आप ओ, आओ और ये वाला आ, ये जो है ये 6 जो है ये आपके आते हैं पश्चिम स्वर में। मध्य का आपको याद ही होगा, क्योंकि मध्य में सिर्फ आ है, तो मध्य और आगे का आप लोग याद कर लो, पीछे का आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने आ मेरा निकल गया, उसके बाद में जो है बड़ा पीछे चला गया, फिर छोटी बड़ी ए आए। ये 4 याद कर लो। छोटा बीच में हो गया और ये चारों अग्रभाग। यहाँ पे पूछा है मुख की बनावट के हिसाब से जो है स्वरों का वर्गीकरण होते हैं। ये होते हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये हो गए आपके संवृद्ध स्वर। विवृत स्वर में क्या होता है? विवृत स्वर में सिर्फ बड़ा आ आता है। देखो बच्चों, ये सब आपको याद करने होंगे। जो पहली बार यूपी टेट दे रहे हैं उनको खासकर याद करना पड़ेगा। आपके बहुत से क्वेश्चन सिर्फ इसी मतलब स्वर और व्यंजन से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा, और आखिरी जब पेपर होगा तब भी ये क्लास जरूर करके जाइएगा। तो यहाँ पे जो है समृद्ध और विवृत,
तो समृद्ध में छोटी मी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ 4 आते हैं, और विवृत में क्या आता है, विवृत में आ आता है। अब समृद्ध है क्या, मतलब कभी क्वेश्चन ऐसे थोड़ी पूछेगा कि छोट बड़ी समृद्ध में, पूछ भी लेता है समृद्ध में आती है कि विवृत में आती है, ऐसे भी पूछेगा क्वेश्चन ही, मतलब मात्रा में आवाज निकलती है। तो अगर समृद्ध पूछे तो इसमें हमारा मुख कम खुलता है। क्या होता है, मुख कम खुलता है, कम खुलता है क्या, मुख इसमें समृद्ध में। ये सारे क्वेश्चन आपको बेटा देखने को मिलेंगे, इसलिए प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। और क्या होता है विवृत में, जो है विवृत में क्या होता है, विवृत में जो है बड़ा आता है, इसके उच्चारण में क्या होता है, मुख सबसे अधिक खुलता है। आ, जिसे बोल के देखो आ, तो इसमें मुख जो होता है वो सबसे अधिक खुलता है। अभी इसके अर्ध समृद्ध भी है और अर्ध विवृत भी है, तो इसमें क्या होता है, मुख सबसे अधिक खुलता है, सबसे अधिक खुलता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट सब नोट कर लीजिए। फिर क्या होता है अर्ध समृद्ध, इसमें आते हैं आपके ए और ओ, समृद्ध और अर्ध विवृत। अर्ध विवृत में आपका आ जाएगा छोटा आ, ए और आओ, ये आपके आ गए अर्ध विवृत में। समृद्ध में क्या होता है, मुख कम खुलता है, और विवृत में सबसे अधिक मुख खुलता है। अर्ध विवृत में क्या होता है, इसके उच्चारण में समृद्ध से थोड़ा अधिक मुख खुलता है, इससे अधिक मतलब थोड़ा अधिक मुख खुलता है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा की जो है अर्ध समृद्ध में मुख कितना खुलता है, समृद्ध से अधिक खुलता है या समृद्ध से कम खुलता है, तो समृद्ध से अधिक मुख खुलता है। इसी तरह आपका अर्ध विवृत आ जाएगा कि अर्ध विवृत में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, इससे जो है क्या नाम है, इससे विवृत से थोड़ा सा जो है कम खुलता है, मुख खुलता है और इससे थोड़ा सा कम खुलता है। ये चारों आपके हो गए मुख की बनावट के हिसाब से, जो है 4 प्रकार से, मतलब यहाँ पे 4 लिख लीजिए कितने प्रकार से है, तो 4 प्रकार से, समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर और अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, अब आपका आता है ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ मतलब ओठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से है, तो यहाँ पे 2 प्रकार से है, एक हो गया वृत्त मुखी और एक हो गया आवृत मुखी। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद में देखते हैं आगे। हाँ, तो अब हम आगे समझते हैं वृत्तमुखी और आवृतमुखी। ये जो है हमारे क्या थे, ये ओष्ठ के आधार पर 2 जो है मतलब 2 प्रकार से हम ओष्ठ के आधार पे बोलते हैं, जैसे कि एक वृत्तमुखी और एक आवृतमुखी। वृत्तमुखी में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, ये जो है आते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। अब पूछता है कि जो है वृत्तमुखी में मुख हमारा कितना खुलता है या किस प्रकार से हम ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ बोलते हैं। जैसे कि ओ के उच्चारण स्थान में हमारा मुख कैसे होता है, तो यहाँ पे ये वृत्तमुखी बोलने के लिए हमारा मुख क्या होता है, गोलाकार होता है। मुख मतलब ओठ के आधार पूछा गया ना, तो ओठ जो है गोलाकार हो जाता है। क्या होता है, गोलाकार। पूछे कि ओष्ठ के आधार पर वृत्तमुखी में बोलने पे ओष्ठ हमारा किस प्रकार का होता है, तो गोलाकार होता है। किस प्रकार का होता है, तो ये गोलाकार होता है। इसमें क्या होता है, जो है मतलब आवृतमुखी या अर्धवृत्तमुखी, दोनों, इसको आवृतमुखी भी बोलते हैं और अर्धवृत्तमुखी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है गोलाकार ओष्ठ जो है, इनकी संख्या 6 हो गई। ठीक है, और इसकी पूछे तो इसकी 4 हो गई। ये था हमारा स्वर, लगभग स्वर का हमने सभी चीजें पढ़ा दी हैं। जो कुछ छूटा होगा तो हम देख लेंगे आगे भी। इसमें एक चीज और, हाँ, इसमें जो छोटी ई और बड़ी ई है, छोटी ई, बड़ी ई प्लस ऋण, ये आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछता है कि जैसे यहाँ पे लिख दिया, आ लिख दिया, कई सारे ऑप्शन लिख दिया, आ लिख दिया, छोटा ऊ लिख दिया, बड़ी ई लिख दिया और ओ लिख दिया। अब इसमें पूछा कि जो है वह कौन सा वर्ण है जो स्त्रीलिंग है, तो आपको ये जो है बड़ी टिक करना पड़ेगा। अब ये छूट गया था तो हमने सोचा बता दे।
बाकी अब व्यंजन में आगे हम पढ़ते हैं। व्यंजन क्या होता है, पहले ये समझते हैं हम कि व्यंजन होता क्या है। व्यंजन मतलब व्यंजन बोले तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण ही व्यंजन कहलाते हैं। जो हम स्वर की सहायता से बोलते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन अकेले नहीं लिखा जा सकता है और ना ही अकेले बोला जा सकता है। जो भी व्यंजन के वर्ण है उसमें जो है स्वर छिपा हुआ है, स्वर छिपा हुआ होता है। सभी व्यंजनों में स्वर, अगर पूछे कि वह कौन से मतलब वर्ण है जिनमें स्वर छिपा हुआ होता है तो वो व्यंजन होते हैं। व्यंजन जो है मतलब अकेले नहीं होते, उसमें स्वर छिपा हुआ होता है, व्यंजन भी बोलते हैं। फिर दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म संघर्षी या ऊष्म व्यंजन, तीसरा हो गया। क्या होता है स्पर्श व्यंजन, पहले हम ये समझते हैं। जो का से खा मतलब का से पा तक मतलब जो वर्ग होते हैं, का खा गा घांगा चा छा जा जाइया, ये 5 वर्ग होते हैं, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन बोला गया है। उन सबको मिला के जो है ये 25 वर्ण होते हैं, तो ये वर्गीय या उदित व्यंजन कहे गए। उन सभी में जो 5-5 व्यंजन आगे के होते जैसे का खा गा घा अंगा, इसे चाछा जाझा इया टाठा डाढ़ा ड़ा ताथा दाधा ना पाफा बाभा मा, ये जो लास्ट के आते हैं आपके पांचों, ये आपके आ जाते हैं, इनको कहते हैं पंचमाक्षर। सा वर्ण है जो नासिक में आता है, तो आपको बताना पड़ेगा जो है यहाँ, ये पांचों में से पूछ लेगा कि नासिक वर्ण कौन सा है, कोई एक उठा के रख देगा, बाकी जो है वर्ग वाले ले लेगा। तो इसलिए इसको आप मतलब ऐसे याद कर लीजिए, जो वर्ग के 5वें में आते हैं लास्ट में, वो सब हमारे पंचमाक्षर या नासिक वर्ण कहलाते हैं। ये आपके हो गए स्पर्श व्यंजन। अब हम पढ़ते हैं कि अंतस्थ व्यंजन क्या है। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन या रा लावा, ये याद करो आप लोग, या रा लावा। अब इसमें भी क्या होता है, जो ये प्रकंपित लिखा है, अर्ध स्वर लिखा, पार्श्व व्यंजन लिखा, ये क्या है, ये मतलब होते क्या है और हमने इसको क्यों लिखा है। तो ये जो अर्ध स्वर हो गए आपके, ये हो गए आपके, हमने पढ़ाया है स्वर हो गए। आपका ला हो गया पार्श्व व्यंजन और रा हो गया आपका प्रकंपित। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आता ही आता है। रा कौन सा वर्ण है, तो प्रकंपित वर्ण है। या फिर अर्ध स्वर कौन से हैं, तो या और जो है या हो गया और वा हो गया आपका। पार्श्व व्यंजन पूछेगा ला और ये रा प्रकंपित, ये चारों आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए। उसके बाद में आपका आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन, तो इसमें शा आ जाता है, शा और सा और हा आ जाता है। अब इसमें पूछा गया है कि तालव्य मूर्धन्य और दंत कंठ, ये मतलब चारों लिखे, इसमें चारों में से कौन क्या है, ये पूछा। सा क्या होता है, मूर्धन्य होता है, और शा होता है तालव्य। ये आप नोट कर लीजिएगा, हम फिर कह रहे हैं, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्लास है। बाकी बच्चों अभी हम बहुत ही कम टाइम के लिए क्लास लेके आते हैं, आप लोगों को क्लास पसंद आएगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हम मतलब आगे भी कंटिन्यू रखेंगे क्लास को, इसी तरह आप लोग को समझाएंगे। और करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। हम की टाइमिंग हम ज्यादा कर देंगे, ज्यादा समझाएंगे। हम अभी बच्चे मतलब ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं। आज हम स्वर कंप्लीट कर लिए हैं, अब कल व्यंजन पढ़ेंगे। इतना पढ़ाया, बाकी कल व्यंजन कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।